10 लोगों का ग्रुप है, उसमें एक ऐसा है बंदा जो बहुत स्लो काम कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे रेट डिटरमिनिंग, तो इसको हम कहेंगे बाई मालिक्यूलर। अगर 3 मालिक्यूल इन्वॉल्व हैं, कैसे? ये 2 ऑक्सीजन और ये 1 ऑक्सीजन, तो इस चीज़ को हम कहते हैं टर्म मालिक्यूलर। आज हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। इसमें पहला मेथड है इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड, जिसमें हम कंसंट्रेशन से फाइंड आउट करेंगे रेट कांस्टेंट। हमारे पास रिएक्शन गिवन है, अब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले हम रखेंगे रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप 1 में हम लिखेंगे रेट, और फिर ये कांस्टेंट फिर लिखेंगे, फिर यही वापस नीचे अगेन इसको लिखेंगे। स्टेप 2 में हम के अलग निकाल लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। फिर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है स्टेप 3 में, तो स्टेप 3 में हम कॉन्सेंट्रेशंस जो थे, हमारे पास वैल्यूज़ जो थी वो हम पुट करेंगे और एंड पे हमारे पास रेट कांस्टेंट आ जाएगा। यानी हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है तो हम उससे रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन से। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स जो है वो केमिकल रिएक्शन आधा गुजर चुका है, ठीक है। हाफ लाइफ रिएक्टेंट्स जो है वो आधे, उसकी आधी मिकदार हो गई है, आधी अमाउंट हो गई है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में रिएक्टेंट्स जो यूज़ किए थे वो 100 ग्राम थे, 2 घंटे बाद देखा तो वो 50 ग्राम रह गए, यानी ये 2 घंटे बाद उसकी आधी जो हाफ लाइफ थी वो गुजर चुकी। आधी हाफ लाइफ गुजर चुकी, उसकी 2 घंटे बाद हाफ लाइफ गुजर चुकी, यानी हाफ यानी आधा, और आधा वो रह गया। तो यहाँ हम देखें हाफ लाइफ क्या होता है, द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू फॉल इट्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यानी ये हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आधे रह जाएं, ठीक है, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यानी पहले स्टार्टिंग में 100 थे, फिर 50 रह गए 2 घंटे बाद। तो ये जो 2 घंटे बाद 50 रह गए हैं, ये उसकी हाफ लाइफ है रिएक्टेंट्स की। वो टाइम है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आधी रह जाए टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो इस चीज़ को हम कहते हैं हाफ लाइफ। इसके लिए फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला दिया गया है। अब हमारे पास 2 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 और 60 120 मिनट्स होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से के साथ, तो हमारे पास ये सेकंड्स आ जाएंगे। इस फार्मूले के अंदर ये पुट करेंगे तो हमारे पास जो है रेट कांस्टेंट निकल आएगा, हाफ लाइफ निकल आएगी। हाफ लाइफ से हम रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मतलब इस फार्मूले को पुट करने से हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हाफ लाइफ से हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है? इसका मतलब ये है आपका जो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, कौन कौन से स्टेप्स आए थे रिएक्टेंट्स में कि वो टूटे, फिर न्यू चीज़ बनी, प्रोडक्ट्स बनी। मतलब वो स्टेप्स देखते हैं, रिएक्टेंट्स क्या क्या कर रहे हैं और फिर क्या आगे प्रोडक्ट किस तरह बने। वो जो स्टेप्स थे रिएक्टेंट्स में, उस चीज़ को हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। A detailed step-by-step description of how chemical reaction occur, किस तरह केमिकल रिएक्शन अक्कर हुआ मॉलिक्यूलर लेवल पे और किस तरह प्रोडक्ट्स बने। स्टेप्स हैं कुछ, कैसे बॉन्ड, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटे और न्यू बॉन्ड बने। फॉर एग्जांपल जहाँ पे देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका बॉन्ड टूटा, HCl है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं केमिकल रिएक्शन में। अब ये फ़ौरन तो नहीं बन जाते ना, पहले इनके बॉन्ड टूटते हैं। ये Na जो है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया, और H और ये OH है, ये H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये फिर H2O न्यू बॉन्ड बन गया। मतलब पहले इनके रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटे, फिर ये आपस में ये देखे मिले, और ये क्या बन गया, ये प्रोडक्ट्स बन गए। और ये जो एक डिस्क्रिप्शन है, एक कंप्लीट डिटेल है जिसमें न्यू चीज़ बन रही है, इस चीज़ को हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। कुछ स्टेप्स हैं जिसमें रिएक्शन जो है वो ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, उनको हम एलिमेंट्री स्टेप्स कहते हैं। जो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स, अब जितने नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स इन्वॉल्व है ना इन स्टेप्स में, उस चीज़ को नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स का हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलैरिटी। अब अगर एक मालिक्यूल इन्वॉल्व हुआ है एज अ रिएक्टेंट और वो प्रोडक्ट बने हैं, तो उस चीज़ को हम यूनिमालिक्यूलर कहेंगे। जैसे ये है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, ये कन्वर्ट हुआ है, मतलब एक मालिक्यूल रिएक्टेंट में सिर्फ एक मालिक्यूल था और वो प्रोडक्ट बने हैं। ये एक मालिक्यूल इन्वॉल्व था रिएक्टेंट में, इस चीज़ को यूनिमालिक्यूलर। अगर 2 मालिक्यूल इन्वॉल्व हैं तो इनको हम कहते हैं बाई मालिक्यूलर। बाई का मतलब होता है 2। अगर रिएक्टेंट्स में 2 मालिक्यूल इन्वॉल्व हैं, इन्होंने मिलके प्रोडक्ट्स बनाई हैं, तो हम इसको कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे बाई मालिक्यूलर। अगर 3 मालिक्यूल इन्वॉल्व हैं, कैसे? ये 2 ऑक्सीजन और ये 1 ऑक्सीजन, 3 मालिक्यूल अगर इन्वॉल्व हैं रिएक्टेंट्स में और वो मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं टर्म मालिक्यूलर। तो ये टर्म मालिक्यूलर स्टेप था, ये बाई मालिक्यूलर स्टेप था जिसमें 2 रिएक्टेंट्स मालिक्यूल इन्वॉल्व थे। ये यूनी मालिक्यूलर स्टेप था जिसमें 1 मालिक्यूल इन्वॉल्व था रिएक्टेंट्स में और फिर वो प्रोडक्ट बनाता है।
अब इंटरमीडिएट क्या होती है? इंटरमीडिएट का मतलब दरमियान में कोई चीज़ अगर बनती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है मिथाइल अल्कोहल का और साथ में KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, इनका रिएक्शन हो रहा है। तो फिर क्या होगा इसके बाद, ये जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे होंगे प्रोडक्ट्स में, जब कन्वर्ट हो रहे होंगे तो ये CH3 जो है ये अलग हो रहा होगा, Cl नेगेटिव अलग होगा, K पॉजिटिव अलग होगा। ये दोनों अलग अलग जब हो रहे थे, ये जब अलग अलग हो रहे थे तो कुछ स्पीशीज़ कुछ आयंस ये बन रहे थे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये Cl नेगेटिव ये की तरह अलग, ये K पॉजिटिव अलग, ये CH3 अलग और OH नेगेटिव अलग। ये जब अलग अलग हो रहे थे तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरमीडिएट। यानी अभी प्रोडक्ट्स बने नहीं हैं, अभी इनके दरमियान बॉन्ड टूटे हैं, टूट के ये जो स्पीशी बनी खड़ी हैं, आइंस बनी खड़ी हैं ट्रांजिशन में, इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरमीडिएट। ये शॉर्ट टर्म में होती हैं, फिर ये प्रॉपरली फिर न्यू जब बॉन्ड बन जाते हैं तो फिर ये ख़त्म हो जाती हैं। शॉर्ट लिव स्पीशीज़ आइंस फ्री रेडिकल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन वन स्टेप ऑफ मैकेनिज्म एंड कंज्यूम इन सब्सिक्वेंट वे। वो छोटे से जो टूटे थे, बॉन्ड ब्रेक हुए थे, तब ये प्रोड्यूस हुई थी और फिर ये फ़ौरन, ये स्टेबल नहीं होती ना ये, और पूरे रिएक्शन में या पेयर भी नहीं होती, ये फ़ौरन टूट के न्यू बॉन्ड में बन जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इन चीज़ को हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है बोर्ड में, इंटरमीडिएट्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है? इसको हम स्लो स्टेप भी बोलते हैं। जितना भी केमिकल रिएक्शन है, इस काफ़ी सारे स्टेप्स में हो रहा है, उनमें एक स्टेप ऐसा है जो कि स्लो है। 5 लोगों का ग्रुप है, उसमें एक ऐसा है बंदा जो बहुत स्लो काम कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे रेट डिटरमिनिंग, यानी उसकी वजह से काम स्लो हो रहा है। बाकी 4 सही काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक जो है वो स्लो काम कर रहा है। In many reactions, one step is significantly slower than all other. This step is called rate determining step. केमिकल रिएक्शंस, मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस में देखें तो केमिकल रिएक्शन में एक स्टेप ऐसा होता है जिस स्टेप स्लो होता है, उस स्लो स्टेप को हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। ये कंट्रोल कर रहा होता है ओवरऑल रिएक्शन को, इसकी वजह से स्पीड इफेक्ट हो रही होती है। आफ्टर रेट डिटरमिनिंग स्टेप एनी स्टेप विल नॉट इफेक्ट। जैसे ही रेट ये जो स्लो डिटरमिनिंग स्टेप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद स्पीड सही हो जाएगी रिएक्शन की और रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट ऐसा है कि जो चीज़ें इस रेट डिटरमिनिंग स्टेप में बन रही होती हैं वो वहीं पे फिर ख़त्म हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, मतलब वो इंटरमीडिएट्स होती हैं, आगे प्रोसीड नहीं होती। समटाइम्स एटम्स आइंस आर मालिक्यूल्स टेक पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप विल नॉट अपीयर, यानी वो आगे अपीयर नहीं होते, वो वहीं फिर ख़त्म हो जाती हैं। पाँचवा ऐसा है कि बट ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट अपीयर इन रेट ऑफ रिएक्शन। जितने भी रिएक्टेंट्स स्टार्टिंग में हुए थे वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में, ठीक है, वो अपेयर होंगे कि ये रिएक्टेंट्स यूज़ हुए थे और ये आगे होंगे। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें स्लो स्टेप, वो जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप एक आया था उसमें कुछ चीज़ें बनेगी उसी टाइम और फिर उसी टाइम ख़त्म हो जाएंगी, तो वो इंटरमीडिएट्स बनती है। लेकिन ओवरऑल जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमें पता है कि हमने ये चीज़ें यूज़ की और ये चीज़ें बनी हैं, ठीक है। ये जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप का एक पूरा पैराग्राफ है, इसको पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन से एग्जाम्पल है जिसमें एक रेट डिटरमिनिंग स्टेप आ रहा होता है। अब हमारे पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप की एक एग्जाम्पल है। हमारे पास केमिकल रिएक्शन आ रहा है जिसमें NO है, हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड और हमारे पास हाइड्रोजन है। ये मिल के बना रहे हैं वाटर और नाइट्रोजन, हमारे पास गैस रिलीज हो रही है। तो इसका रेट देखें तो वो है हमारे पास NO, और यहाँ पर एक रेट कॉन्स्टेंट देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म नीचे देखें तो मैकेनिज़्म में पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिले, तो ये जो रिएक्शन था ये बहुत स्लो था, यानी ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप था। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बने। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद वाला जो स्टेप था वो फास्ट है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप स्लो होता है, उसके बाद जितने होते हैं वो फास्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप जो हुआ वो सेकंड स्टेप, मतलब ये जो रिएक्शन था ये 2 स्टेप में हुआ। फर्स्ट स्टेप इसका स्लो था और सेकंड स्टेप जो आ रहा है वो फास्ट है। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगेन हाइड्रोजन के साथ मिली है और ये फास्ट रिएक्शन हुआ और वाटर बना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे टेबल दिया गया है कि अगर हम NO की यानी कि रिएक्टेंट में से किसी एक की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दें, यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन इसकी कांस्टेंट कर दी है नाइट्रोजन ऑक्साइड की, और यहाँ पे हाइड्रोजन की बढ़ा दी है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे फ़र्क पड़ेगा। ये देखिए 25 से 75 तक गया, मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल ट्रिपल होगा। और हमने एक को हमने कांस्टेंट कर दिया है, एक वैल्यू कांस्टेंट कर दी और एक को बढ़ा दिया तो फ़र्क पड़ेगा। फिर अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन की वैल्यूज़ को हमने कांस्टेंट कर दिया है और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे ज़्यादा कर दिया है, तो तब भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। यानी रिएक्टेंट्स में से किसी एक की वैल्यू बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा।
तो यहाँ पे देखें तो पहले हमने क्या किया, इसको कांस्टेंट रखा और इसकी बढ़ाई तो रेट ऑफ रिएक्शन पे फ़र्क पड़ा। फिर यहाँ पे हमने ट्रिपल की वैल्यूज़, तो वो भी 9 टाइम्स ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बात बतानी थी आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है जब हम रिएक्टेंट्स में से किसी एक की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और एक की कांस्टेंट रखते हैं। ये देखिए कितना आसान है, पहले सबकी 0.063 टाइम्स लिखी हैं, फिर इसकी 0.01 बस ये 2 3 ये आपने लिखा है, बाकी तो सारा वही है। हाँ, यही चीज़ आपको याद करनी होगी, 25 50 75। और ये देखो फिर ये नेक्स्ट 3 ये वही सेम है, और यहाँ पे बस 9 9 कर दिए हैं। वैसे ये बहुत आसान है, इसको एक बार देखो समझो तो ये बहुत आसान है। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ फ्लोरीन मिल रहा है और ये बना रहा है 2NO2 और F। और यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये भी 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप आपका स्लो स्टेप है, लेकिन जो सेकंड स्टेप होगा वो फास्ट होगा। फर्स्ट में क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ फ्लोरीन का मॉलिक्यूल मिल रहा है और NO2F बन रही है और ये F अलग है। लेकिन जो सेकंड स्टेप है उसमें NO2 के साथ अगेन ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बन रहा है, ये मिलने के बाद ये NO2 और F बन गया है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास NO2 भी 2 हैं और यहाँ पे फ्लोरीन भी 2 हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था और यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा, और ये बहुत आसान है, इसको आपने बस एक बार देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई फीडबैक हो दे सकते हैं, कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मेरा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।